पाकिस्तान। दिस इज योर मेंटोर मिस नूरुल हुदा। आज की इस वीडियो में हम फर्स्ट ईयर क्लास की केमिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी, व्हाट्सएप पर मैसेजेस आ रहे थे और कमेंट सेक्शन में भी काफ़ी स्टूडेंट्स यही कह रहे थे कि मैम आप केमिस्ट्री स्टार्ट करवाएं और हमें केमिस्ट्री पढ़ाएं। तो इस वजह से मैंने सेकेंड ईयर क्लास की फिजिक्स को साइड पे रखा है और केमिस्ट्री स्टार्ट करने लगी हूँ। इंशाल्लाह फर्स्ट ईयर क्लास की केमिस्ट्री वाइंड अप करते ही सेकेंड ईयर क्लास की केमिस्ट्री और फिजिक्स में आप लोगों को करवा दूंगी। और जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था, तो इंशाल्लाह यूसेट से पहले पहले मैं आपको केमिस्ट्री और फिजिक्स की प्रिपरेशन मुकम्मल करवा दूंगी। तो आइए बिना किसी टाइम ज़ाया किए बढ़ते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ। आज की इस वीडियो में हम केमिस्ट्री के ये 3 चैप्टर्स डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला बेसिक कॉन्सेप्ट्स, सेकंड एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स इन केमिस्ट्री और थर्ड है गैसियस। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है गैसियस, और इस चैप्टर में से हर साल एमसीक्यूज लाजमी आते हैं। तो मैं आप लोगों को आज की इस वीडियो में ये तीनों चैप्टर कवर करवाऊंगी। तो आइए बढ़ते हैं अपने फर्स्ट चैप्टर की तरफ, जो है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। तो यहाँ पर सबसे पहला टॉपिक है आपका एटम। एटम की आपने जस्ट डेफिनेशन याद करनी है। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट which can take part in a chemical reaction। तो आपने जस्ट इसकी डेफिनेशन याद करनी है और कुछ भी नहीं करना, क्योंकि एटम का कॉन्सेप्ट हम लोगों को मालूम होता है। नेक्स्ट है एविडेंस ऑफ एटम, तो आप इसको स्किप कर दें। देन है हम लोगों के पास मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल की भी जस्ट डेफिनेशन करनी है। अ मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ प्योर सब्सटेंस व्हिच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। तो आपने मॉलिक्यूल की भी जस्ट डेफिनेशन करनी है। उसके अलावा ये है आयन और यहाँ पर है मॉलिक्यूलर आयन। तो आपने जस्ट इनकी डेफिनेशन और सिंपल कॉन्सेप्ट याद कर लेना है। जैसे कि आयन बेसिकली क्या होता है, जब हमारे पास कोई एटम इलेक्ट्रॉन या लॉस करता है या गेन करता है, उस पर जिस वक्त पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आती है तो उसे हम आयन कहते हैं। इसी तरह से मॉलिक्यूलर आयन, तो मॉलिक्यूलर आयन क्या होते हैं, जब हमारे पास कोई मॉलिक्यूल या तो इलेक्ट्रॉन गेन करता है या लॉस करता है तो उसे मॉलिक्यूलर आयन कहा जाता है। उसके बाद है रिलेटिव एटॉमिक मास। तो इसकी भी आपने जस्ट ये डेफिनेशन करनी है। Relative atomic mass is the mass of an atom of an element as compared to the mass of an atom of carbon takes is its 12। तो आपने जस्ट इसकी डेफिनेशन कर लेनी है, अदरवाइज स्किप कर देना है। उसके बाद आइसोटॉप्स, इसकी भी आपने डेफिनेशन करनी है। बाकी यहाँ से आपने और कोई चीज नहीं करनी। उसके बाद है डिटरमिनेशन ऑफ रिलेटिव एटॉमिक मासेस ऑफ आइसोटॉप बाय मास स्पेक्ट्रोमेट्री। तो अगर आप चाहें तो इसकी एक डेफिनेशन देख लें। मास स्पेक्ट्रोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट व्हिच इज यूज्ड टू मेजर द एग्जैक्ट मासेस ऑफ डिफरेंट आइसोटॉप्स ऑफ एन एलिमेंट। जस्ट आपने यहाँ से इसी करना है और आपने कोई भी चीज़ यहाँ नहीं करनी। उसके बाद टॉपिक है एवरेज एटॉमिक मासेस, आप इसको स्किप कर दें। यहाँ एम्पेरिकल फार्मूला, तो एम्पेरिकल फार्मूला में आपने जस्ट ये याद रखना है कि एम्पेरिकल फार्मूला आपको किसी भी कंपाउंड के जस्ट एटम्स का रेशो बताता है कि कितने रेशो में एटम्स प्रेजेंट हैं। ठीक, देन है हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला बेसिकली हमें किसी भी कंपाउंड के अंदर कितने एटम्स मौजूद हैं उनकी एग्जैक्ट नंबर बताता है कि कितने नंबर्स मौजूद हैं। ठीक, कॉन्सेप्ट ऑफ मोल, तो कॉन्सेप्ट ऑफ मोल में भी आपने कुछ याद नहीं करना, जस्ट मोल की डेफिनेशन देख लेनी है। व्हेन द सब्सटेंस एट आवर डिस्पोजल इज एन एलिमेंट, then the atomic mass of the element expressed in gram is called 1 gram atom. It is also called 1 gram mole or simply a mole of the element। ठीक है, जस्ट ये डेफिनेशन करें। और हाँ, यहाँ से आप बेसिक ये फार्मूलाज याद ना करें, क्योंकि केमिस्ट्री में कैलकुलेशंस नहीं आती। उसके बाद आ जाता है एवोगैड्रोस नंबर। ठीक, एवोगैड्रोस नंबर में आपने जस्ट ये एवोगैड्रोस नंबर की वैल्यू याद करनी है, लेकिन ये वैल्यू आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। 6.02 × 10⁻23। जस्ट आपने ये वैल्यू याद करनी है और कुछ भी याद नहीं करना। उसके बाद आ जाता है हमारे पास स्टोकियोमेट्री। तो आपने जस्ट ये डेफिनेशन याद करनी है। स्टोकियोमेट्री इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री व्हिच टेल्स अस द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इन अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। जस्ट ये डेफिनेशन याद रखें। उसके बाद आपने स्टोकियोमेट्री के ये 3 रिलेशंस याद रखने हैं। मास रिलेशनशिप, मास मोल रिलेशनशिप और मोल मास रिलेशनशिप, और तीसरी है मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। इसका मतलब ये है कि अगर आपको किसी एक चीज का मास दिया गया हो तो आप दूसरे का मास निकाल सकते हैं। अगर एक सब्सटेंस का मास दिया गया हो तो आप उसका मोल भी निकाल सकते हैं,
और अगर एक सब्सटेंस का मास दिया गया हो तो आप उसका वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं। आपने जस्ट ये चीजें याद रखनी है, ठीक है, इनमें कोई कैलकुलेशंस वगैरह नहीं करनी। नेक्स्ट आ जाता है लिमिटिंग रिएक्टेंट। लिमिटिंग रिएक्टेंट में आपने ये याद करना है, रिएक्टेंट व्हिच इज कंज्यूम्ड अर्लियर इज कॉल्ड अ लिमिटिंग रिएक्टेंट। और यहाँ पर डेफिनेशन भी है, हेंस द लिमिटिंग रिएक्टेंट इज अ रिएक्टेंट that controls the amount of the product formed in chemical reaction due to its smaller amount। अच्छा, बेसिकली हमारे पास जब कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो वहां पर दो रिएक्टेंट या दो से ज्यादा रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन करके प्रोडक्ट देते हैं हमें, ठीक है। अब उनमें लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या होता है, वो रिएक्टेंट जो जल्दी कंज्यूम हो जाए, यानी वो रिएक्टेंट जो हमारे पास कम अमाउंट में मौजूद हो, ठीक है। जब वो हमारे पास कम अमाउंट में मौजूद होगा तो ऑब्वियसली वो क्या कंट्रोल करेगा, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, क्योंकि हमारे पास अगर एक रिएक्टेंट कम है तो ऑब्वियसली फिर वो जल्दी खत्म हो जाएगा, ठीक है। जब वो जल्दी खत्म हो जाएगा तो जो दूसरा बचा हुआ रिएक्टेंट है वो अकेले तो कोई रिएक्शन नहीं कर सकता और प्रोडक्ट नहीं दे सकता। तो इसलिए जो लिमिटिंग रिएक्टेंट है वो बेसिकली क्या करता है, कंट्रोल करता है अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट को। आपने इसे याद रखना, इसके अलावा आपने कुछ भी याद नहीं करना इसमें। नेक्स्ट आ जाता है यील्ड। अच्छा, यील्ड में आपने जस्ट ये याद रखना है, अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इन अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एक्चुअल यील्ड ऑफ द रिएक्शन। अच्छा, यहाँ यील्ड में आपने जो मेन चीजें याद रखनी है, एक तो यील्ड की डेफिनेशन। यील्ड क्या होती है, बेसिकली अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट जो कि आप रिएक्शन के एंड में हासिल करते हैं उसे यील्ड कहा जाता है, ठीक है। यील्ड दो तरह की होती है, एक थ्योरेटिकल होती है और एक एक्चुअल यील्ड होती है, ठीक है। अब यहाँ पर थ्योरेटिकल क्या है, अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट्स कैलकुलेटेड फ्रॉम द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट द थ्योरेटिकल यील्ड, ठीक है। द थ्योरेटिकल यील्ड इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है। जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट होती है वो कौन सी होती है, थ्योरेटिकल यील्ड। लेकिन हमारे पास जो है एक्चुअल यील्ड हमेशा थ्योरेटिकल यील्ड से कम होती है। उसका रीजन ये है कि सम टाइम कुछ साइड रिएक्शंस हो रहे होते हैं, इस वजह से जो है वो कम होती है, ठीक है। लेकिन आपने ये पॉइंट याद रखना है कि एक्चुअल यील्ड थ्योरेटिकल यील्ड से हमेशा कम होती है। तो इसके साथ आप लोगों का पहला चैप्टर यहाँ पर एंड होता है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा एक्सपेरिमेंटल टेक्निक इन केमिस्ट्री। ये चैप्टर भी बेसिकली बहुत शॉर्ट है, इसमें मैं आपको जस्ट टू द पॉइंट वही चीजें बताती हूँ जो आपने याद करनी और आपने इसमें कुछ भी नहीं करना, ठीक है। इसमें सबसे पहला है फिल्ट्रेशन। आपने डेफिनेशन याद करनी है, द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन इज यूज्ड टू सेपरेट इनसॉल्युबल पार्टिकल फ्रॉम लिक्विड्स। यानी आपके पास लिक्विड के अंदर जो इनसॉल्युबल पार्टिकल्स होते हैं उनको सेपरेट करने के लिए जो प्रोसेस यूज किया जाता है उसे फिल्ट्रेशन कहा जाता है, ठीक है। और फिल्ट्रेशन के दो मेथड्स हैं, आपने मेथड याद नहीं करने, जस्ट नेम याद करना है। एक है फिल्ट्रेशन थ्रो फिल्टर पेपर, ठीक, ये आपने याद रखना है, और फिल्ट्रेशन थ्रो फिल्टर क्रूसिबल्स, ठीक। आपने जस्ट ये दो नेम्स याद करने हैं लेकिन आपने प्रोसेस याद नहीं करना। नेक्स्ट टॉपिक है क्रिस्टलाइजेशन। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यूसेट के टेस्ट में तकरीबन इस टॉपिक में से क्वेश्चंस आते हैं, अक्सर आते रहते हैं। सम टाइम ही ऐसा होता है कि ना आए हों लेकिन अक्सर आते हैं, तो आपने इस टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर करना है। बेसिकली क्रिस्टलाइजेशन क्या है, रिमूवल ऑफ अ सॉलिड फ्रॉम सॉल्यूशन बाय इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन अबव द सैचुरेशन पॉइंट इन सच अ मैनर दैट द एक्सेस सॉलिड सेपरेट आउट इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स। तो बेसिकली क्या कह रहा है, जब हम कोई सॉल्यूशन बनाते हैं तो उसमें हमारे पास जो सॉल्यूट होती है ना उसकी अमाउंट हम उस कंसंट्रेशन लेवल से ज़्यादा करते हैं, ठीक है। और फिर जो वो एक्सेस हमारे पास सॉल्यूट होगा, एक्सेस सॉलिड मटेरियल होगा, उसको क्रिस्टल्स की फॉर्म में एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ठीक है। अपने क्रिस्टलाइजेशन की डेफिनेशन को एक दफ़ा दोबारा देख लेना है और अच्छे से देख लेना है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास चॉइस ऑफ सॉल्वेंट। ये मैं आप लोगों को नहीं करवा रही क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है और आप लोगों का सिलेबस भी कवर करना है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और एक नज़र इन पॉइंट्स को जस्ट रीड आउट कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर आपने जो चीज़ याद रखने की ना वो ये है कि जो यूनिवर्सल सॉल्वेंट है हमारे पास वो हमेशा वाटर को कंसिडर किया जाता है, ठीक है। उसके अलावा रेक्टिफाइड स्पिरिट और 95% इथेनॉल को भी एज अ सॉल्वेंट यूज किया जाता है, ठीक है। अब हम आते हैं क्रिस्टलाइजेशन की स्टेप्स पर। तो क्रिस्टलाइजेशन में सबसे पहले क्या किया जाता है, प्रिपरेशन ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाया जाता है, ठीक है, उसकी प्रिपरेशन की जाती है। आपने जस्ट ये चीजें इसी तरह से याद रखनी है जैसे मैं बता रही हूँ। अच्छा, इससे डीप आपने नहीं जाना, जस्ट मैं जितना बता रही हूँ वो याद करते जाएं। क्या किया जाता है, सबसे पहले सैचुरेटेड सॉल्यूशन की प्रिपरेशन की जाती है,
फिर उसकी फिल्ट्रेशन की जाती है, ठीक है। फिल्ट्रेशन के बाद जो नेक्स्ट चीज आती है वो है कूलिंग, ठीक है, उसको कूल किया जाता है। फिर है कलेक्टिंग क्रिस्टल्स, क्रिस्टल्स को कलेक्ट किया जाता है। ड्राइंग द क्रिस्टलाइज्ड सब्सटेंस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यूसेट के प्रीवियस पेपर्स में इस टॉपिक में से क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। वो कैसे था मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। सबसे पहले हम ये मेथड पढ़ लेते हैं, ड्राइंग क्रिस्टलाइज्ड सब्सटेंस। पहला है प्रेसिंग इट बिटवीन सेवरल फोल्ड्स ऑफ फिल्टर पेपर्स and repeating the process several times dries the crystallized substance, ठीक। एक ये मेथड है कि आप फिल्टर पेपर के फोल्ड्स में उसको प्रेस करें और उसको ड्राई करें, ठीक है। दिस प्रोसेस हैज द डिसएडवांटेज दैट द क्रिस्टल्स आर crashed to a fine powder and sometimes the fibers of filter paper contaminate the product, ठीक है। तो बेसिकली ये एक मेथड है कि क्या किया जाता है, क्रिस्टल्स को फिल्टर पेपर के फोल्ड्स के अंदर प्रेस करके ड्राई किया जाता है, ठीक है। लेकिन इस मेथड का नुकसान ये है कि सम टाइम क्या होता है कि क्रिस्टल्स जो है वो फाइन पाउडर में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है, या फिर फिल्टर पेपर का जो पार्ट है उसके पार्टिकल्स से वो अटैच हो जाते हैं, ठीक है, क्रिस्टल्स के साथ। तो अल्टरनेटिवली दूसरा कौन सी फॉर्म यूज की जाती है, द क्रिस्टल्स आर ड्राइड इन एन ओवन प्रोवाइडेड द सब्सटेंस डज नॉट मेल्ट और डिकम्पोज ऑन हीटिंग इट 100 सेंटीडिग्री। इसके अल्टरनेटिवली जो दूसरा मेथड यूज किया जाता है वो क्रिस्टल्स को ओवन के अंदर ड्राई किया जाता है, वो मेल्ट नहीं होते, डिकम्पोज भी नहीं होते, उसका टेम्परेचर क्या 100 सेंटीडिग्री रखा जाता है। लेकिन यहाँ पर सबसे बेहतरीन क्या है, अ सेफ एंड रिलायबल मेथड ऑफ ड्राइंग क्रिस्टल्स इज थ्रू अ वैक्यूम डिजास्टर, ठीक है। सबसे बेस्ट मेथड जो है वो वैक्यूम डिजास्टर के थ्रू उनको ड्राई करना है, ठीक है। अब यूसेट के प्रीवियस पेपर में क्वेश्चन आया था कि सबसे बेस्ट और जो रिलायबल मेथड है क्रिस्टल्स को ड्राई करने का वो कौन सा है, तो उसमें ये तीनों ऑप्शन थे, प्रेसिंग बिटवीन सेवरल फोल्ड्स ऑफ फिल्टर पेपर्स, ड्राइंग इन ओवन, वैक्यूम डिजास्टर्स। तो बेसिकली ये तीनों ऑप्शंस वहां मौजूद थे, ठीक है। तो आपने इसको देख लेना है सबसे ज्यादा सूटेबल कौन सा है वैक्यूम डिजास्टर के अंदर। नेक्स्ट प्रोसेस है डीकलराइजेशन ऑफ अनडिजायरेबल कलर्स, यानी आपको अगर क्रिस्टल के कलर्स पसंद नहीं है, कलराइजेशन करनी है यानी उनको कलर करना है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास सब्लाइमेशन। सब्लाइमेशन में बेसिकली क्या होता है कि सॉलिड को हीट करके डायरेक्ट वेपर्स में कन्वर्ट किया जाता है, लिक्विड में कन्वर्ट किए बगैर, ठीक है। सॉलिड को हीट किया जाएगा और वो डायरेक्ट वेपर्स में कन्वर्ट होगा, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में नहीं आएगा। दोबारा वो वेपर्स कंडेंस्ड होकर वापस अपनी सॉलिड स्टेट को आएंगे, लेकिन वो लिक्विड स्टेट से नहीं गुजरेंगे, ठीक। इस प्रोसेस को कहते हैं सब्लाइमेशन। और सब्लाइमेशन जो है मोस्टली प्यूरिफिकेशन ऑफ सॉलिड के लिए यूज की जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। तो यहाँ पर है सॉल्यूट कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम अ सॉल्यूशन, ठीक है। वो कैसे, आपने जस्ट ये मेथड का नाम याद रखना है। जो मोस्ट कॉमन लेबोरेटरी मेथड है वो है ईथर एक्सट्रैक्शन, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्रोमेटोग्राफी। तो क्रोमेटोग्राफी की आपने डेफिनेशन अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। प्रोसेस इन विच सब्सटेंस आर सेपरेटेड, प्यूरिफाइड, आइडेंटिफाइड फ्रॉम मिक्सचर फॉर एनालिसिस। तो ये बेसिकली हमारे पास क्या है, क्रोमेटोग्राफी। बेसिकली क्रोमेटोग्राफी के हमारे पास दो फेजेस होते हैं, एक होता है स्टेशनरी फेज और दूसरा होता है मोबाइल फेज, ठीक है। अच्छा, बेसिकली क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ सॉल्यूट बिटवीन अ स्टेशनरी एंड मोबाइल फेज। इसमें दो फेज मौजूद होते हैं, स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज, ठीक है। उसके बाद आपने जो मेन चीज याद करनी है वो यहाँ नीचे है, क्रोमेटोग्राफी इन विच द स्टेशनरी फेज इज अ सॉलिड इज क्लासिफाइड एज एडसॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, यानी वो क्रोमेटोग्राफी जिसका स्टेशनरी फेज हमारे पास सॉलिड हो उसे एडसॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास क्रोमेटोग्राफी इन विच द स्टेशनरी फेज इज अ लिक्विड इज कॉल्ड पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। तो आपने ये दोनों याद रखने हैं, ठीक है। वो क्रोमेटोग्राफी जिसका स्टेशनरी फेज सॉलिड होता है वो क्या होती है, एडसॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, और जिसका स्टेशनरी फेज लिक्विड होता है उसे पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी कहा जाता है। उसके अलावा है पेपर क्रोमेटोग्राफी। तो इसमें ऐसा खास कुछ भी नहीं है, आप इसे स्किप कर सकते हैं। देन है हमारे पास यूजेस ऑफ क्रोमेटोग्राफी। The technique of chromatography are very useful in organic synthesis for separation, isolation and purification of the products.
दे आर इक्वली इम्पोर्टेंट इन qualitative and quantitative analysis and for determination of the purity of a substance। ठीक है, तो आप इसको भी देख लीजिएगा। अब हम आते हैं अपने थर्ड चैप्टर की तरफ। अच्छा, हमारा थर्ड चैप्टर है गैसेस, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आइए देख लेते हैं। अच्छा, इसमें हमारे पास सबसे पहला टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और एक दफा इसे खुद से रीड आउट कर लें, ठीक है। और इसमें खास कुछ भी नहीं है, जस्ट आपने एक दफा इसको रीड करके समझ लेना है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। और उसके बाद है हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। मैं आपको नेक्स्ट पेज भी शो कर देती हूँ, आप उसका भी स्क्रीनशॉट ले लें और एक दफा जस्ट रीड आउट कर लें। और आपने इसमें ऐसा कुछ भी नहीं करना, ठीक है। ये रिमेनिंग पार्ट है हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड का। उसके बाद है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। तो बेसिकली ये बिल्कुल कॉमन सी जनरल प्रॉपर्टीज हैं जो हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो आपने जस्ट इनको एक दफा से रीड आउट कर लेना है। हम डायरेक्ट आ जाते हैं यूनिट ऑफ प्रेशर। ठीक, यूनिट ऑफ प्रेशर में आपने जस्ट ये 2 यूनिट याद रखने हैं। ये जो हमारे पास है 760 mmHg, ठीक है, 760 mmHg ये हमारे पास स्टैंडर्ड प्रेशर होता है गैस का। ठीक, और अगर इसे एटमॉस्फेयर में देखा जाए तो ये 1 एटमॉस्फेयर होता है और mmHg में 760 mmHg होता है। और बेसिकली ये दोनों यूनिट्स ही यूज किए जाते हैं और दूसरे यूनिट यूज नहीं होते। ठीक, तो बाकी आप नीचे की सारी चीजें स्किप कर सकते हैं। उसके बाद है हमारे पास गैस लॉज। तो गैस लॉज में हमारे पास बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, ये सारे आ जाते हैं। तो बॉयल्स लॉ में जस्ट आपने ये याद रखना है कि कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर प्रेशर का वॉल्यूम के साथ इनवर्स रिलेशन होता है। जस्ट इतनी चीज कि अगर हमारे पास गैस का टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो प्रेशर का वॉल्यूम के साथ इनवर्स रिलेशन होगा। अच्छा, इसके अलावा आपने इसमें ऐसी कोई चीज याद नहीं करनी। फिर आपने डायरेक्ट आ जाना है चार्ल्स लॉ पर। इसकी भी हम डेफिनेशन देख लेते हैं। The volume of given mass of a gas is directly proportional to the absolute temperature when the pressure is kept constant। यानी अगर हमारे पास प्रेशर को कांस्टेंट रखा जाए तो वॉल्यूम का टेम्परेचर के साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है। ठीक, टेम्परेचर बढ़ाएंगे वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम कम करेंगे टेम्परेचर कम होगा, लेकिन उस सिचुएशन में क्या प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक, अच्छा, नेक्स्ट ये चीजें आ रही हैं ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन या इस तरह की, आप इन तमाम चीजों को स्किप कर दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर आपने जस्ट ये चीज याद रखनी है, 0 केल्विन और 0 एब्सोल्यूट। ये क्या है ये मैं आप लोगों को अभी बताती हूँ। अच्छा, अब हमारे पास है स्केल्स ऑफ थर्मोमीट्री। तो थर्मोमीट्री के बेसिकली ये 3 स्केल्स हैं, सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट और एब्सोल्यूट और केल्विन स्केल, और इसे एब्सोल्यूट जीरो स्केल भी कहा जाता है। ठीक है, सेंटीग्रेड हम सबको पता है कि बॉइलिंग टेम्परेचर 100 सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, आपने इसे याद रखना है। और फ़ारेनहाइट का जो बॉइलिंग टेम्परेचर है वो क्या है, 212 फ़ारेनहाइट। ठीक, और एब्सोल्यूट केल्विन स्केल जो कि 373 केल्विन होता है। ठीक, ये आपने याद रखना है। ये जनरल गैस इक्वेशन है। तो ये जो जनरल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू nRT, आपने जस्ट इसको याद रखना है, अदरवाइज इसमें कुछ भी नहीं करना आपने। ठीक, अच्छा, उसके बाद है हमारे पास आइडियल गैस कांस्टेंट R। इससे पहले आप ये देखें कि हमारे पास जो स्टैंडर्ड प्रेशर है किसी भी गैस का वो होता है 22.414 क्यूबिक डेसीमीटर। ये आपने वैल्यू याद रखनी है, ये स्टैंडर्ड प्रेशर है किसी भी गैस का। ठीक, उसके बाद आपने R की वैल्यू याद कर लेनी है। ठीक है, इसकी वैल्यू के 2 केसेस हैं और आपने दोनों याद करने। एक वो केसेस है जहां पर इस R की वैल्यू होती है 0.0821 क्यूबिक डेसीमीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल। ठीक, अगर आपसे R की वैल्यू क्यूबिक डेसीमीटर में पूछी जा रही है तो वो क्या होगी, 0.0821 क्यूबिक डेसीमीटर। ठीक, और अगर इन केस आपसे डायरेक्ट जाउल पर केल्विन पर मोल में पूछी जाती है, वहां पर R की वैल्यू होती है 8.3143 जाउल पर केल्विन पर मोल। ठीक, तो आपने ये दोनों वैल्यूज याद रखनी है आइडियल गैस कांस्टेंट की। अगर आपसे क्यूबिक डेसीमीटर में पूछा जाएगा तो आप 0.08 वाली वैल्यू बताएंगे, और अगर आपसे जाउल पर केल्विन में पूछा जाएगा तब आपने ये वैल्यू बतानी है। ठीक है, उसके बाद है डेंसिटी ऑफ एन आइडियल गैस। आप इसको स्किप कर दें, इसमें कुछ भी नहीं है ऐसा। आप जस्ट इसमें ये याद रखें, डेंसिटी ऑफ एन आइडियल गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोलर मास। ठीक, अब नेक्स्ट है हमारे पास एवोगैड्रोस लॉ। एवोगैड्रोस लॉ की भी जस्ट आपने ये डेफिनेशन करनी है, equal volumes of all ideal gases at the same temperature and pressure contain equal number of molecules। अच्छा, तो बेसिकली एवोगैड्रोस लॉ हमें ये बताता है कि हमारे पास कोई भी आइडियल गैस हो, कोई भी, उसका सेम टेम्परेचर और सेम प्रेशर के ऊपर
इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है, यानी उनमें इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं जब उन तमाम आइडियल गैसेस का टेम्परेचर और प्रेशर सेम हो। अच्छा, तो अब हमारे पास जो टॉपिक है वो है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। बेसिकली आपने इसकी जस्ट डेफिनेशन याद रखनी है। द टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर्स। यानी आपके पास नॉन रिएक्टिंग गैसेस हैं, उनका मिक्सचर जो है वो जो टोटल प्रेशर एक्सर्ट करेगा वो बराबर किसके होगा, सम ऑफ इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर्स, यानी उन तमाम गैसेस के इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर जो है जब आप उनको सम करेंगे उस सम के इक्वल होगा। ठीक, आपने इसमें और कुछ भी नहीं करना। अच्छा, उसके बाद है एप्लीकेशन ऑफ डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो आपने इसमें जस्ट ये याद रखना है, रेस्पिरेशन इसकी एप्लीकेशन है। एट हायर एल्टीट्यूड्स भी डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर की एग्जांपल है, और डीप सी डाइवर्स। आपने जस्ट इन 3 एग्जांपल्स के नेम्स याद रखने हैं और कुछ भी याद नहीं करना। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन। बेसिकली आपने सबसे पहले डिफ्यूजन और इफ्यूजन्स की डेफिनेशन याद कर लेनी है। डिफ्यूजन क्या है, स्पॉन्टेनियस इंटरमिंगलिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वन गैस विद अनदर गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कॉल्ड डिफ्यूजन। तो बेसिकली आप ये देखिए, हमारे पास 2 डिफरेंट गैसेस है, एग्जांपल है। तो दोनों जब स्पॉन्टेनियसली यानी अचानक से मिक्स हो जाएं किसी गिवन टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर, इस तरह से मुकम्मल तौर पर मिक्स हो जाए तो उसे डिफ्यूजन कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद नीचे है इफ्यूजन, मूवमेंट थ्रू एन एक्सट्रीमली स्मॉल ओपनिंग ऑफ मॉलिक्यूलर साइज इनटू अ रीजन ऑफ लो प्रेशर। अच्छा, उसके एग्जांपल हमारे पास ये है कि इसका मतलब ये होता है कि बेसिकली एक स्मॉल ओपनिंग से गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मूव करें उस तरफ जहां पर प्रेशर कम हो। ठीक, उसे इफ्यूजन कहा जाता है। उसके बाद ये नीचे है ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। अपने ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन की ये डेफिनेशन याद रखनी है। The rate of diffusion or effusion of a gas is inversely proportional to the square root of its densities at constant temperature and pressure। ठीक है, और आपने इसमें से कुछ भी नहीं करना, और आपने ये एक हाईलाइटेड पॉइंट याद रखना है, डेंसिटी ऑफ अ गिवन गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, ये नीचे मैंने एग्जांपल के तौर पर हाईलाइट किया था, लेकिन यहाँ से आता नहीं है। उसके बाद आप लोगों के पास ये है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और एक दफा से इन पॉइंट्स को जस्ट रीड आउट कर लीजिएगा, और आपने कुछ भी नहीं करना, बस ये जितने भी पॉइंट्स हैं इनको एक दफा रीड आउट करना है। और ये याद रखना है कि काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी किसने दी थी, हमें मैक्सवेल ने दी थी। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और रीड आउट कर लें। ये नेक्स्ट पेज है, तो आप यहाँ पर भी इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अच्छा, अब आपने लास्ट में ये पॉइंट याद रखना है, हायर द टेम्परेचर ऑफ अ गैस ग्रेटर द वेलोसिटीज, यानी टेम्परेचर का गैस की वेलोसिटीज के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। उसके बाद आगे कुछ कैलकुलेशंस आ जाती हैं, लेकिन आपने नहीं करनी। फिर हमारे पास आ जाता है काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर। तो इसमें आपने जस्ट ये एक स्टेटमेंट याद रखनी है, In gases and liquids, temperature is the measure of average translational kinetic energies। अपने जस्ट ये डेफिनेशन याद रखनी है और कुछ भी नहीं करना। ठीक, उसके बाद है लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस, गैसेस को लिक्विड में कन्वर्ट करना। ठीक है, ये डेफिनेशन है, कन्वर्जन ऑफ अ गैस इनटू अ लिक्विड रिक्वायर्स हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। यानी हमारे पास कोई गैस है, उसको हम लिक्विड में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हमें क्या रिक्वायर होगा, हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर। उसके अलावा ये एक डेफिनेशन है क्रिटिकल टेम्परेचर की, ये भी आपने याद करनी है, द हाईएस्ट टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस कैन एग्जिस्ट एज अ लिक्विड इज कॉल्ड इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर। तो आपने इस डेफिनेशन को अच्छे से याद करना है। समटाइम यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट ये डेफिनेशन ही पूछी जा रही होती है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि वो मिनिमम टेम्परेचर जिसके ऊपर सब्सटेंस लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करे, उस टेम्परेचर से अगर 1 पॉइंट भी टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, लिक्विड नहीं रहेगा, तो उस टेम्परेचर को क्रिटिकल टेम्परेचर कहा जाता है। उसके बाद है मेथड्स ऑफ लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस। ठीक है, इसमें आपने कुछ याद नहीं करना, जस्ट ये 2 मेथड्स के नाम याद रखने, जॉउल थॉम्सन इफेक्ट, ठीक, और नेक्स्ट है लिंड्स मेथड ऑफ लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस। ठीक, उसके बाद है नॉन आइडियल बिहेवियर ऑफ गैसेस। इसके जस्ट 2 पॉइंट्स हैं, वो मैं आपसे शेयर करती हूँ, आपने वो याद करने, बाकी कुछ भी नहीं पढ़ना इसमें। वो 2 पॉइंट्स ये हैं, और यू सेट के पास पेपर्स में इस टॉपिक में से, इन पॉइंट्स में से क्वेश्चन आ चुका है। बेसिकली वो पॉइंट क्या है, गैसेस आर आइडियल एट लो प्रेशर
एंड नॉन आइडियल एट हाई प्रेशर। ठीक, गैसेज आर आइडियल एट हाई टेम्परेचर एंड नॉन आइडियल एट लो टेम्परेचर। तो बेसिकली गैसेज आइडियल कब होती है, यही क्वेश्चन था आई थिंक, कि गैसेज आइडियल कब होती है, जब उनका प्रेशर लो हो। क्या लो हो, प्रेशर, और उनका टेम्परेचर हाई हो। जब गैसेज का प्रेशर लो और उनका टेम्परेचर हाई हो तो वो हमारे पास आइडियल गैसेज कहलाती हैं, और वो गैसेज जिनका प्रेशर हाई हो लेकिन उनका टेम्परेचर लो हो तो वो हमारे पास नॉन आइडियल गैसेज कहलाती हैं। इसके अलावा आपने इसमें और कुछ भी नहीं करना। उसके बाद है हमारे पास प्लाज्मा स्टेट। प्लाज्मा स्टेट में आपने जस्ट ये पॉइंट्स याद रखने हैं। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, खुद से भी रीड आउट कर लें, और एक दफा मैं भी समझा देती हूँ। दिस आयोनाइज्ड गैस मिक्सचर कंसिस्टिंग ऑफ आयंस, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रल एटम्स इज कॉल्ड प्लाज्मा। तो बेसिकली प्लाज्मा हमारे पास क्या होता है, मिक्सचर होता है आयोनाइज्ड गैसेस का, जिनमें आयंस होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, न्यूट्रल एटम्स होते हैं, उनको क्या कहा जाता है, प्लाज्मा। ठीक, इट मीन्स दैट अ प्लाज्मा इज अ डिस्टिंक्ट स्टेट ऑफ मैटर containing a significant number of electrically charged particles, a number sufficient to affect its electrical properties and behavior। ठीक, अच्छा, हमारे पास दो तरह की प्लाज्मा स्टेट होते हैं, एक नेचुरल और आर्टिफिशियल। ठीक है, अब जो हमारे पास आर्टिफिशियल प्लाज्मा स्टेट होता है ना, उसको लो टेम्परेचर के ऊपर मेंटेन रखना बहुत मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि उसे हम हाई टेम्परेचर देकर खुद प्लाज्मा स्टेट में कन्वर्ट करते हैं। ठीक, तो वो लो टेम्परेचर के ऊपर एग्जिस्ट नहीं कर सकता। और जो नेचुरल है वो वेरी हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर दोनों के ऊपर वो प्लाज्मा स्टेट मेंटेन रहती है। उसके बाद ये कैरेक्टरिस्टिक हैं प्लाज्मा के, आप अगर चाहें तो एक नज़र देख लें, लेकिन यहाँ से एमसीक्यूज बहुत कम आते हैं। ठीक है, उसके बाद ये कुछ एप्लीकेशंस हैं, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें और एक दफ़ा जस्ट रीड आउट कर लें, और आपने इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं करना। सम टाइम ही एमसीक्यूज आते हैं, अदरवाइज नहीं आते। ये नेक्स्ट पेज है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और ये एप्लीकेशंस पढ़ लें। फ्यूचर हॉरिजॉन्स, तो यहाँ से कोई भी एमसीक्यूज नहीं आता। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने केमिस्ट्री के 3 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को कवर किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के चैप्टर्स को कवर करेंगे। मुझे उम्मीद है हमारी आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप यूसेट की प्रिपरेशन के लिए हमारी मजीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, और इंशाल्लाह अपकमिंग वीडियोस आप तक पहुंचती रहेंगी। मुझे उम्मीद है हमारी आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।